My dear students, and welcome to this session. Today we are going to have the session on commercial batteries and corrosion. ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट सेशन है. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम कंप्लीट कर चुके हैं. कल अगली क्लास के अंदर वी आर गोइंग टू डू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन द एंटायर क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. वैसे कल हम करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल. सो आर वी रेडी फॉर इट? गुड इवनिंग उत्तम कुमार, कैसे हो आप? गुड इवनिंग Rajanya. Welcome to this session. Good evening, everybody. And so here we have some other people getting in. Priyanshu Ghosh. Okay. So let's talk about एक minute. So to begin over with it, we have got excellent results. हमारे बहुत बढ़िया बेहतरीन रिजल्ट्स आए हैं नीट यूजी के 2023 के. We have got the third rank, fifth rank and sixth rank. हमारे पास 50 में तो 10 में और 50 में हमारे पास 20 ranks. So that's the excellent ranks of Aakash BYJU'S. So you can trust Aakash BYJU'S fully. तो चलिए शुरू करते हैं. लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट तो क्वाइट ऑब्वियस है जो आपने करना ही है. जस्ट लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट. तो जिसने भी लाइक किया है, जिसने भी ज्वाइन किया है, सबने लाइक कर दिया है ना? ग्रेट. आई एम परफेक्टली फाइन. सो जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए. और आज का टॉपिक में से क्वेश्चन आ सकते हैं. सो लेट्स गेट ऑन विद द वर्क. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हम बात कर रहे हैं कमर्शियल बैटरीज एंड सेल्स के बारे में, यानी कि जो हम सेल्फ अपनी लाइफ में. So that's what we are going to talk about. तो सबसे पहले हम बात करेंगे बैटरीज और सेल्स की. अब एक सिंपल सी बात यह है कि अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता तो हम उसे सेल होते, लेकिन कई सारे सेल होते हैं तो उसे बैटरी कह दिया जाता है. वन इज अ सेल, मोर देन वन बिकम्स अ बैटरी. तो ये बात समझ में आ रही है? मेरी वॉइस क्लियर नहीं है? लेट अस चेक इट आउट. आई बिलीव बिल्कुल क्लियर है. एब्सोल्युटली क्लियर. कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? ब्रेकिंग. आई होप आ रही है आपको आवाज. ओके, आई जस्ट चेक इट आउट कि क्या दिक्कत आ रही है. वैसे तो आवाज बिल्कुल क्लियर है. इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर? ओके फाइन. चलिए, सो लेट्स टॉक अबाउट दीज बैटरीज.
अब अगर हम बैटरीज की बात करते हैं तो बैटरीज के अंदर सिंगल सेल का मतलब होता है सिंगल गैल्वेनिक सेल, उसे सेल कह देते हैं। अगर एक से ज्यादा हमारे पास गैल्वेनिक सेल होते हैं तो उन्हें बैटरी कह दिया जाता है। तो बैटरीज हमारे पास कई तरीके की हैं, सेल्स हमारे पास कई तरीके के हैं। वी हैव एनी काइंड ऑफ सेल्स एंड सो मेनी काइंड्स ऑफ सेल्स। हमारे पास दो तरीके की बैटरीज होती है। अगर बैटरी की बात करें, देयर आर टू काइंड्स ऑफ बैटरी। एक कहलाती है प्राइमरी बैटरी, दूसरी कहलाती है सेकेंडरी बैटरी। ये हमें इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। एग्जामिनेशन में सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ दीज प्राइमरी बैटरीज वर यूज, या फिर विच ऑफ दीज सेकेंडरी बैटरीज वर यूज। जब हम प्राइमरी बैटरीज की बात करते हैं तो प्राइमरी बैटरीज आर सिंगल यूज बैटरीज। इनको चार्ज नहीं किया जा सकता, इनको बार बार यूज नहीं किया जा सकता, इनको एक ही बार में यूज करना होता है और एक बार में ये कंज्यूम होके खत्म हो जाती है। दैट इज व्हाट वी कॉल एज द सिंगल यूज बैटरीज और द प्राइमरी बैटरीज। And then we have primary cells. Primary cells can be used only so long the active materials are present. जैसे वो materials consume हो जाते हैं, इनको दोबारा charge नहीं किया जा सकता by passage of electric current through it. और इसीलिए इसे डिस्कार्ड करना पड़ता है। जो आपके घर में पेंसिल सेल यूज होते हैं, बटन सेल्स यूज होते हैं, जो आपकी घड़ी में सेल यूज होते हैं, these are the examples of something like a primary battery. So we are going to talk about this dry cell or Leclanche cell, mercury cathode cell, mercury cell, and let's talk about the Leclanche cell or the dry cell. ये जो आपके पेंसिल सेल्स होते हैं ना, इन्हें कहा जाता है Leclanche cell और इन्हें कहा जाता है ड्राई सेल। ड्राई सेल इसलिए इनके अंदर कोई लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसमें कोई स्पिल ओवर नहीं होता। So that is what we have as the dry cell. Clear? एक मिनट। Okay. आई बिलीव थोड़ा सा कनेक्शन लूज हुआ था यूट्यूब के ऊपर, तो इफ यू कैन रिफ्रेश इट दैट वुड बी गुड। ठीक है ना? चलिए, वॉइस इज एब्सोल्युटली क्लियर ना? तो चलिए अब हम जरा ड्राई सेल या लेक्लेंचर सेल की बात करते हैं। जब हम ड्राई सेल की बात करते हैं तो क्या आपने कभी कोई ड्राई सेल तोड़कर देखा है? हैव यू एक्चुअली ब्रोकन द ड्राई सेल एवर? अगर आपने ड्राई सेल कभी तोड़कर देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि उसके अंदर बीच में एक कार्बन की रॉड होती है। कुछ लोग इसको ग्रेफाइट रॉड बोल देते हैं, बट ये एक्चुअली ग्रेफाइट की रॉड नहीं होती है, कंप्रेस्ड कार्बन रॉड होती है, पाउडर्ड कार्बन होता है। ग्रेफाइट में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि उसके अंदर एक डायरेक्शनल इलेक्ट्रिक फ्लो होता है, तो अगर उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए तो इट कैन एक्चुअली बिकम एन इंसुलेटर। सो यहां पर हम कंप्रेस्ड कार्बन रॉड लेते हैं। दिस एक्चुअली इज अ कैथोड। पॉजिटिव टर्मिनल है, कैथोड है, क्योंकि यहां पर रिडक्शन होता है। फिर उसके बाद इसके अंदर जब देखोगे तो एक पाउडर्ड, ब्लैक पाउडर्ड सब्सटेंस होता है। वो ब्लैक पाउडर्ड सब्सटेंस इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन ब्लैक। यहां पर जब हम मैंगनीज डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो मैंगनीज डाइऑक्साइड एक्चुअली इज अ डीपोलराइजर। डीपोलराइजर का मतलब ये होता है कि कार्बन रॉड के ऊपर जो गैस के छोटे छोटे पार्टिकल्स डिपॉजिट हो जाते हैं, ये उसको ऑक्सीडाइज करके कंज्यूम कर लेता है, जिससे कि इस सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लो बना रहे। फाइन, नाउ द साउंड आई बिलीव इज एब्सोल्युटली क्लियर, तो साउंड की प्रॉब्लम तो नहीं है। और फर्दर हमारे पास इसके अंदर एक जिंक, ये एक अमोनियम क्लोराइड पेस्ट होता है ना। अमोनियम क्लोराइड पेस्ट एक्चुअली यहां पर इसके बीच में होता है, ये इस जगह अमोनियम क्लोराइड पेस्ट होता है, इस जगह पर। Here we have the ammonium chloride paste, and this ammonium chloride paste acts as what we know as the salt bridge. So this is what we call as the salt bridge. Clear?
फाइन। अब ये जिंक कप बिकम्स द एनोड, क्योंकि यहां पे जिंक ऑक्सीडाइज होता है। यहां पर जो एक्चुअल रिएक्शन होता है वो कार्बन और जिंक के बीच में नहीं होता। दिस एक्चुअल रिएक्शन इज बिटवीन जिंक एंड ऑक्सीजन। आप ये समझ सकते हो ना कि यहां पे अगर हम इस ड्राई सेल की बात करते हैं तो इस ड्राई सेल का जो पोटेंशियल होता है वो 1.5 वोल्ट होता है। जिंक इज 0.76। 0.76 1.5 में कन्वर्ट कैसे हो जाता है? नियर अबाउट 1 वोल्ट का फर्क, तो वो आता है ऑक्सीजन के साथ। तो that's what we have as the dry cell. Dry cell can anode becomes the zinc container, cathode becomes a graphite rod, carbon rod, actually compressed carbon rod surrounded by powdered manganese dioxide and carbon. Carbon again is the conductor material here. अब इन दोनों के बीच में हमारे पास एक moist base of ammonium chloride है और zinc chloride है, which becomes the salt bridge. So this is what we have as the salt bridge. Clear? अब यहां पर अगर हम बात करते हैं तो रिएक्शन होता है जिंक का रिएक्शन, जिंक गेट्स ऑक्सीडाइज और MnO2 गेट्स रिड्यूस्ड रिलीजिंग अमोनिया। अब यहां पर ये MnO2 जो है ये जिंक तो अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है। और हां, आजकल ड्राई सेल जो आते हैं उसके अंदर लीक प्रूफ कोटिंग आती है। बहुतों में लीक प्रूफ आती है, बहुत सारे लीक प्रूफ नहीं होते, तो कुछ लीकेज हो जाती है उस कोटिंग के थ्रू। And that is because of this kind of a liquid solution complex formation. क्योंकि यहां पर जब हम सेल पोटेंशियल की बात करते हैं तो ये धीरे धीरे, क्योंकि कंसंट्रेशन कम होता चला जाता है, तो धीरे धीरे बहुत, लेकिन इतनी भी जल्दी नहीं, एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ ये डिक्रीज हो जाता है। अब जैसे अगर दीवार घड़ी की बात करते हैं जिसमें पेंसिल सेल लगता है, तो ये दीवार घड़ी धीरे 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 वक्त देर से बताना शुरू कर देती है, उसका स्लो डाउन हो जाता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब आप क्वार्ट्ज वॉच की बात करते हैं तो क्वार्ट्ज वॉच के अंदर वो सीधा सीधा मर जाती है, उसके अंदर कोई रिडक्शन इन टाइम नहीं होता। ये नहीं है कि वो पीछे होना शुरू हो जाए। ड्राई सेल बहुत ज्यादा जगह यूज होते हैं, बहुत सारी जगह यूज होते हैं। फाइन। और जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कर दीजिए ड्राई सेल के यूज पर। ड्राई सेल बहुत ज्यादा जगह यूज होते हैं, आपकी डेली लाइफ में बहुत सारी जगह इस्तेमाल होते हैं। जब हम मर्करी सेल की बात करते हैं तो मर्करी सेल इज समथिंग विच इज बीइंग यूज्ड इन द क्वार्ट्ज वॉचेस, या फिर एक ऐसी जगह पर जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आना चाहिए ओवर द ईयर्स। तो यहां पर हमारे पास जिंक मर्करी अमेलगम बिकम्स द एनोड एंड पेस्ट ऑफ HgO एंड कार्बन बिकम्स द कैथोड। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस सेल में कोई सॉल्यूशन नहीं होता, इनफैक्ट इसके अंदर एक इनसॉल्युबल सॉल्ट है। अब इनसॉल्युबल सॉल्ट होने की वजह से उसका कंसंट्रेशन थ्रू आउट द लाइफ चेंज नहीं होता, और जब कंसंट्रेशन थ्रू आउट द लाइफ चेंज नहीं होता तो पोटेंशियल भी चेंज नहीं होता। तो पोटेंशियल चेंज होने का क्या रीजन है? या तो टेम्परेचर चेंज हो जाए, या मटेरियल चेंज हो जाए, या फिर कंसंट्रेशन चेंज हो जाए। अब यहां पर तीनों में से कोई भी चीज चेंज नहीं होती तो पोटेंशियल भी चेंज नहीं होता। दिस इज व्हाट वी कॉल एज द बटन सेल, दिस इज व्हाट वी हैव एज द मर्करी जिंक मर्करी सेल। किसी को कोई डाउट इसके अंदर? ठीक है, तो जल्दी जल्दी लाइक करते रहिए। और हमारा रिजल्ट क्योंकि बेहतरीन आया है तो हम ये कह सकते हैं कि यू आर एग्जैक्टली एट द राइट प्लेस टू क्रिएट योर करियर। और कल दोपहर को 12 बजे सेशन अटेंड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिस सेशन के अंदर हम बात करेंगे उन लोगों के लिए जिनका ऑलरेडी नीट का एग्जाम ओवर हो चुका है। तो वी आर बेसिकली टारगेटिंग द पीपल हु हैव गॉट द marks or the result. What next to be done once you have got the result? That is what we are going to discuss tomorrow at 12 o'clock. And it is a full-fledged, जिसे कहते हैं फुल हाउस सेशन, जिसके अंदर चारों टीचर आपके साथ इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, क्लियर? लाइक कर दिया ना आपने? तो ये हमारे पास आ जाता है मर्करी सेल। तो मर्करी सेल के अंदर एनोड पर अगेन फिर से जिंक इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, and at the cathode what we find is mercury is getting reduced, and mercury is easily reduced. तो ओवरऑल सेल रिएक्शन के अंदर मर्करी जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और मर्क्यूरिक ऑक्साइड मर्करी में कन्वर्ट हो जाता है। इसका पोटेंशियल 1.35 वोल्ट है। और इस सॉल्यूशन, इस पूरे रिएक्शन के अंदर कोई भी सॉल्यूशन में आयन इन्वॉल्व नहीं होता जिसका कंसंट्रेशन चेंज हो सके, और इसी वजह से इसका पोटेंशियल भी
चेंज नहीं होता। अगेन इट इज यूज इन क्वार्ट्ज वॉचेस। अच्छा, एक बड़ी मजेदार सी बात है कि क्वार्ट्ज वॉचेस का पूरा जो प्रिंसिपल है वो इसी बात पर बेस्ड है कि ये यहां पर कंसंट्रेशन पोटेंशियल चेंज ना हो। अगर पोटेंशियल चेंज हो गया तो क्वार्ट्ज वॉचेस की टाइमिंग भी बदल जाएगी। दिलीप कुमार मंडल कह रहे हैं सर आई गॉट रैंक 3000। अगर 3000 रैंक की आप बात करते हो दैट इट मींस यू हैव एक्चुअली क्लियर्ड द नीट एग्जामिनेशन एंड यू आर गोइंग टू गेट एमबीबीएस इन अ वेरी गुड कॉलेज। ये तो बता दीजिए आपके मार्क्स कितना है फॉर 3000 रैंक के लिए। कुड यू जस्ट टेल मी योर मार्क्स? तो जरा बताएंगे विच इज ट्रू फॉर ड्राई सेल। The space between the electrodes is filled by a moist space of ammonium chloride, and zinc chloride. Zinc container acts as anode. Ammonia is released in cathode reaction. All of these. I think हमें पता है. The answer would be all of these क्योंकि ये सारे के सारे statements सही हैं. Which of the following statement is incorrect for a mercury cell? Which of them is incorrect? Zinc, mercury, amalgam act as cathode. I think that is the wrong statement. ठीक है ना? अब हम बात करते हैं सेकेंडरी बैटरीज की। सेकेंडरी बैटरीज का सीधा सीधा मतलब यह है कि दीज आर रिचार्जेबल, इनको बार बार यूज किया जा सकता है, एक ही बार में ये खत्म नहीं होती। तो सेकेंडरी बैटरीज आर रिचार्जेबल बैटरीज। फेमस हमारे पास बैटरी है जिसे हम बोलते हैं लेड स्टोरेज बैटरी। ना जाने कितने समय से ये बैटरी यूज होती आई है। कार बैटरीज बोल लीजिए, इन्वर्टर बैटरीज बोल दीजिए, तो दीज आर व्हाट वी हैव एज द लेड स्टोरेज बैटरी। अब लेड स्टोरेज बैटरी की जब हम बात करते हैं तो ये हमारे पास सेकेंडरी बैटरीज की डेफिनेशन आ जाती है। सेकेंडरी सेल आफ्टर यूज कैन बी रिचार्ज बाय पासिंग करंट थ्रू इट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इसे हम बार बार यूज कर सकते हैं, तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज द सेकेंडरी बैटरी। एग्जाम्पल हमारे पास लेड स्टोरेज बैटरी है, निकल कैडमियम सेल, और आज की तारीख में अगर हम बात करें तो लिथियम आयन बैटरीज, जो आपकी मोबाइल बैटरीज हैं, दे ऑल्सो आर सेकेंडरी बैटरीज क्योंकि इनको भी रिचार्ज किया जा सकता है। टॉकिंग अबाउट लेड स्टोरेज बैटरी, द फेमस लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर दोनों कैथोड और एनोड दोनों ही लेड की प्लेट्स होती हैं, लेकिन दोनों में फर्क होता है। अगर हम बात करते हैं एनोड की, which is the oxidation electrode, in this case obviously that is going to be negative electrode, that is made up of lead plate, proper solid lead plate. On the other hand, जब हम कैथोड की बात करते हैं जहां पे रिडक्शन की बात की जाती है, तो वहां पे it is lead plate covered by lead oxide. So it is positive plate is lead grids filled with lead dioxide. अब lead की अगर हम बात करते हैं तो lead की हमारे पास दो ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं। हमारे पास lead की ऑक्सीडेशन स्टेट इज Pb2+ एंड Pb4+। अगर हम Pb4+ और Pb2+ की बात करते हैं तो Pb4+ इज लेस स्टेबल and it has a tendency to get converted into Pb2+. Pb2+ is the most stable oxidation state of lead. अब यहां पर जब हम इसकी बात करते हैं तो that is what we have as the reduction reaction taking place. On the other hand, हमारे पास जब lead plate की बात करते हैं तो lead plate gets oxidized to form lead dioxide, lead Pb2+. यहां पर हमारे पास जो electrolyte है that is 38% sulfuric acid solution. Now this 38% is given in the NCERT, so it can be asked in the examination. 38% सल्फ्यूरिक एसिड की अगर हम बात करते हैं तो दिस इज PbSO4 which is formed. PbSO4 is actually insoluble. Being insoluble, it sticks on the plate and it does not go into the solution. ये PbSO4 का जो insoluble nature है, that is responsible for the why Pb4+ is less stable. अर्गदीप नाथ, बेटा Pb4+ is less stable because of the inert pair effect. आप कौन सी क्लास में हैं? आर यू इन 11th और 12th? अगर आप 11th में हैं तो दिस इज नॉट द चैप्टर फॉर यू। अगर आप 12th में हैं तो अर्गादीप आपसे ये कहना पड़ेगा कि Pb4+ से Pb2+ ज्यादा स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ इनर्ट
पेयर इफेक्ट। समझ में आ गया? ठीक है। अर्घदीप, आपने अभी तक अपना मोबाइल फोन अपनी मम्मी को दिया है या नहीं दिया है? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एट दिस मोमेंट यू नीड टू डू। ओके। So here we have the lead storage battery. Lead storage battery में anode is lead, cathode is again lead which is packed with lead dioxide. इलेक्ट्रोलाइट इज 38% सल्फ्यूरिक एसिड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पर्टिकुलर सेल के अंदर सॉल्ट ब्रिज नहीं होता। ठीक है, देयर इज नो सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज इज नॉट अ नेसेसिटी। जरूरी नहीं है कि हर सेल के अंदर सॉल्ट ब्रिज हो। ठीक। जब बैटरी यूज में होती है तो क्या रिएक्शन होता है? एनोड पर क्वाइट ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन होगा। PB solid is going to react with sulfate ion to give PbSO4 and 2 electrons. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाता है जो एनोड को नेगेटिव बना देता है। कैथोड पर वी हैव गॉट लेड डाइऑक्साइड, सल्फेट के साथ इंटरैक्ट करके इट इज गोइंग टू रिएक्ट विद 4H प्लस जो सल्फ्यूरिक एसिड से आता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो वहां से एनोड से रिलीज हुए हैं, एंड इट गिव्स अगेन PbSO4। तो दोनों ही केस में चाहे हम एनोड की बात करें चाहे हम कैथोड की बात करें, प्रोडक्ट इज लेड सल्फेट। एनोड के ऊपर इट इज जस्ट द लेड सल्फेट अलोंग विद इलेक्ट्रॉन, जबकि कैथोड पर इट इज लेड सल्फेट अलोंग विद वाटर। प्रिया यादव, क्यों किस बात के लिए बेटा? बट क्यों? बट क्यों का क्या? आप मोबाइल फोन देने की बात कर रहे हैं या आप इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात कर रहे हैं या कुछ और पूछ रहे हैं? यू कैन इवन कम ऑन द गूगल मीट एंड यू कैन आस्क इट डायरेक्टली। ठीक है ना? ओके, तो दिस इज व्हाट वी हैव एज द ओवरऑल रिएक्शन। अब एक बात देख सकते हो, यहां पे सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम होता चला जा रहा है, वाटर रिलीज होता चला जाता है। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज। सल्फ्यूरिक एसिड क्यों कंज्यूम होता जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड की डेंसिटी पानी के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होती है। ठीक है, यह है डिस्चार्जिंग का। और पर फैराडे 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज कंज्यूम्ड। ठीक है, तो यहां पर एक्चुअली हम डेंसिटी बाय मेजरिंग द डेंसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हम ये पता कर सकते हैं कि बैटरी में चार्ज कितना है। ठीक है, क्लियर? अब जब हम चार्जिंग की बात करते हैं तो चार्जिंग बिल्कुल उल्टी है। The sulfuric acid is being formed, lead sulfate is going to get converted into lead, and the lead sulfate is also going to get converted into lead dioxide. ठीक है, प्रिया यादव, यहां पे सॉल्ट ब्रिज नहीं है क्योंकि यहां पे सिंगल इलेक्ट्रोलाइट है। सल्फ्यूरिक एसिड इज इलेक्ट्रोलाइट फॉर द कैथोड एज वेल एज एनोड, तो यहां पे बीच में कहीं सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाने की जरूरत ना। और लगाओगे भी तो लगाओगे कहां? यहां पे तो कोई जगह ही नहीं है सॉल्ट ब्रिज लगाने की। इज दिस क्लियर? आई थिंक इसका आंसर देना बहुत आसान है। 2 फैराडे में 2 मोल लेड सल्फेट प्रोड्यूस होते हैं, 1 मोल कैथोड पर 1 मोल एनोड पर। ठीक है, और जब रिचार्जिंग होगी तो 2 फैराडे में 2 मोल लेड सल्फेट प्रोड्यूस होंगे, लेड एंड लेड डाइऑक्साइड, यानी कि 2 मोल लेड सल्फेट कंज्यूम हो जाएंगे। तो 0.05 फैराडे में 0.05 मोल ऑफ लेड सल्फेट विल बी प्रोड्यूस। 0.05 इंटू 303, आई थिंक आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, incorrect statement in the case of discharge of a lead storage battery. ठीक है, बताइए इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए जल्दी से, डिस्चार्ज के टाइम पर।
बहुत सिंपल सा आंसर है, बहुत सिंपल सा आंसर है। SO2 इज नॉट फॉर्म्ड, ठीक है ना? किसी को कोई दिक्कत? अर्घादीप बेटा दो दो आंसर मत दो ना, और दोनों आंसर गलत हैं आपके। ना आंसर बी है ना आंसर डी, आंसर वॉज ए। ओके, when lead storage battery is recharged, अभी डिस्चार्ज की बात की थी, अब रिचार्ज की बात करते हैं। रिचार्ज में क्या होगा भाई, बताइए? रिचार्ज में H2SO4 is formed। PbSO फॉर्म नहीं होता, कंज्यूम होता। Pb इज नॉट कंज्यूम्ड, इट इज फॉर्म्ड। SO2 का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि रिएक्शन में SO2 तो है ही नहीं। इज दैट ओके? तो हियर H2SO4 इज फॉर्म्ड, ठीक है। दूसरे अगर हम सेकेंडरी बैटरी की बात करते हो तो दिस इज निकल कैडमियम सेल। अब निकल कैडमियम सेल इज मोर एफिशिएंट, बेटर एज कंपेयर टू लेड स्टोरेज बैटरी, बट इट इज कॉस्टलियर। जब इनिशियली इलेक्ट्रिक कार्स बनी थी तो उसमें लिथियम आयन बैटरी की जगह निकल कैडमियम सेल्स यूज हुए थे, ठीक है। पहले भी वो कॉस्टली थे, अब भी वो कॉस्टली हैं, लेकिन लिथियम आयन बैटरीज की एनर्जी डेंसिटी निकल कैडमियम सेल से ज्यादा होती है, तो इसी वजह से निकल कैडमियम सेल की जगह लिथियम आयन बैटरीज यूज होनी शुरू हो गई, ठीक है। इज दैट क्लियर? जो पहले पहले मोबाइल फोन्स बने थे ना, वो जो पत्थर की तरह, ब्रिक की तरह मोबाइल फोन्स थे, उनके अंदर भी निकल कैडमियम सेल्स थे। कई जो पावर बैंक्स बने थे उस समय, उन पावर बैंक्स के अंदर भी निकल कैडमियम सेल थे, मैंने भी खरीदा था, मेरे पास है। निकल कैडमियम सेल के अंदर हमारे पास जब नेगेटिव प्लेट और सेपरेटर और पॉजिटिव प्लेट की बात करते हैं, तो दिस इज व्हाट वी हैव एज द डिफरेंस। Cadmium becomes the anode, nickel dioxide becomes the cathode, nickel dioxide is getting reduced. Nickel के अंदर भी +2 oxidation state is much more stable as compared to +4 oxidation state. Potassium hydroxide is the electrolyte, and here यहां पर cadmium gets converted into cadmium 2 plus, nickel gets converted into nickel 2 plus. ये है डिस्चार्ज का रिएक्शन। तो अब अगर हम इसके डिस्चार्ज के रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो वी कैन इवन टॉक अबाउट इट्स चार्जिंग रिएक्शन। चार्जिंग रिएक्शन एग्जैक्टली इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इज दिस क्लियर? दर्शील 632, दैट्स ग्रेट बेटा। आपकी रैंक क्या बनी है? व्हाट रैंक डिड यू गेट? ये काफी जगह इस्तेमाल होता है जहां पर लिथियम आयन बैटरीज यूज करने की कोई खास जरूरत नहीं है, साइज डज नॉट मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस और बहुत ज्यादा लाइफ स्पैन नहीं चाहिए, वहां पर निकल कैडमियम सेल्स आराम से यूज किए जा सकते हैं। एंड फोटोग्राफर्स जो पहले कभी यूज होते थे, वो फ्लैश बल्ब के अंदर जो फोटोग्राफ बैटरी डालते थे, वो आज भी निकल कैडमियम बैटरीज यूज होती है, आराम से मिल जाती हैं आपको मार्केट में। रिचार्जेबल सेल बोलिए, आपको आराम से मिल जाएगा, ओके। So that's what we have as the use of nickel cadmium cells. एक हमारे पास अलग ही कैटेगरी ऑफ सेल्स आ जाते हैं। अब मुझे नहीं पता इनको प्राइमरी सेल बोला जाए या सेकेंडरी बोला जाए, बट दीज आर समथिंग लाइक अ कॉन्टिन्यूअस सेल, क्योंकि यहां पे फ्यूल की सप्लाई कॉन्टिन्यूअसली होती चली जाती है, एंड दीज आर व्हाट वी कॉल एज द फ्यूल सेल। Fuel cells are galvanic cells. These are designed to convert the energy of combustion of fuels like hydrogen, methane, methanol directly into electrical energy. तो यहां पर इनके अंदर किसी भी तरीके का कोई कॉन्टिन्यूस, जैसे कि हम पेट्रोल की सप्लाई कर लेते हैं, यानी कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको इजीली इवेपोरेट किया जा सके, इवन गैसोलीन कैन बी यूज्ड हियर फॉर द कन्वर्शन। यहां पे डायरेक्टली फ्यूल की एनर्जी को बिना बर्न किए डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो दैट्स व्हाट वी हैव एज द फ्यूल सेल, ठीक है।
तो यहां पर इस एनर्जी को हम इनडेफिनेटली कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार फ्यूल सेल सेटअप करने की बात होती है, उसके बाद ये फ्यूल सेल कॉन्टिन्यूअसली वर्क करता चला जाता है। ठीक है ना? तो यहां पर इसीलिए कहा जा सकता है कि अगर आप फ्यूल सेल एक बार सेटअप कर लें तो फिर उसको कॉन्टिन्यूअसली आप चलाते चल जा सकते हैं। इट विल बी नॉइज फ्री, जनरेटर की तरह से चलता चला जाएगा, फ्यूल कंज्यूम होता चला जाएगा और ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता चला जाएगा। आई डोंट नो हमें इसको जनरेटर बोलना चाहिए क्योंकि फ्यूल की सप्लाई आप रोज टैंक में फ्यूल भर दीजिए, लेकिन ये थोड़ा सा काफी कम्बरसम है, काफी हैवी हो जाता है क्योंकि फ्यूल को किस तरीके से स्टोर किया जाए। जो एक फेमस हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है दैट हैड बीन यूज्ड इन द स्पेसक्राफ्ट, जहां पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वर यूज्ड, तो स्पेसक्राफ्ट की फ्यूल सप्लाई में से ही उसे यूज कर लिया गया था और जो वाटर प्रोड्यूस होता है इसमें दैट वाज एडेड टू द ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई ऑफ द एस्ट्रोनॉट्स व्हिच वर देयर इन द स्पेस शटल। अपोलो स्पेसक्राफ्ट में यूज हुआ था ये। मोहन किससे पॉल्यूशन बेटा? फ्यूल सेल में कोई पॉल्यूशन नहीं होता क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन बर्न करके या कोई भी फ्यूल का बर्न करके डायरेक्ट कंप्लीट वाटर और मे बी अगर मान लीजिए हम मीथेन की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, जब तक कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा अमाउंट में ना हो। अब एक बात का ध्यान रखना, फ्यूल सेल की एफिशिएंसी काफी ज्यादा है, वहां पे सारी की सारी एनर्जी जो है कंज्यूम होके कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रिसिटी में, तो उसकी एफिशिएंसी एज कंपेयर टू द नॉर्मल कंबशन सेल्स काफी ज्यादा है। तो इस वजह से ये काफी इजीली बन सकता है। तो एक साइड हमने फ्यूल डाल दिया, दूसरी साइड हमने ऑक्सीडाइजर डाल दिया, ऑक्सीडाइजर इज ऑक्सीजन, ये डिफ्यूज करते जाते हैं धीरे धीरे और ये रिएक्शन करके वाटर बनाता रहता है और यहां पे जो एनर्जी है दैट कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिसिटी। व्हाई डोंट वी रिप्लेस सेकेंडरी बैटरी इनटू फ्यूल सेल? बेटा फ्यूल सेल के लिए आपको जो फ्यूल कंटेनर चाहिए और फ्यूल सेल एज सच इज क्वाइट कॉस्टली। हाइड्रोजन फ्यूल वाली शायद हमारे पास कुछ बसेस हैं, एक या दो बसेस हैं इंडिया में यूजिंग वर्किंग ऑन हाइड्रोजन फ्यूल। Okay, so that is why the fuel cell is not very much commercially viable. नेक्स्ट क्लास में आपको करना है, हमें करना है ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हमें सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं अगली क्लास के अंदर, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिविंग वाटर, नॉर्मल कंबशन ऑफ हाइड्रोजन। प्रोजेक्ट अपोलो के अंदर यूज किया गया था हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। Water vapor produced during the reaction was condensed and it was added to the drinking water supply for the astronauts. Is that clear? Dilip Kumar Mondal 665. Wow. अपनी मार्कशीट की कॉपी भेज सकते हो? आई बिलीव यू हैव माय व्हाट्सएप नंबर, भेज दो। फ्यूल सेल के काफी सारे एडवांटेजेस हैं। दे गिव द एनर्जी कन्वर्जन ऑफ 70%, जबकि दूसरे थर्मल पावर प्लांट्स गिव द एनर्जी कन्वर्जन ऑफ 40%। बहुत सारी एनर्जी हीट में लॉस हो जाती है, यहां पे सिर्फ 30% लॉस हो रही है, वहां पे 60% लॉस हो रही है। एंड ऑब्वियसली दे आर पॉल्यूशन फ्री क्योंकि यहां पे जो आउटकम है दैट इज वाटर। इन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल कंबशन ऑफ हाइड्रोजन अकर्स टू, थोड़ी सी हीट तो जनरेट होती है लेकिन मेजॉरिटी इज द इलेक्ट्रिसिटी, create potential difference between the two electrodes. Is this clear? चलिए अब बात करते हैं corrosion की। To discuss about corrosion, corrosion के बहुत सारे फिनोमिनन्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने। कोई भी मेटल का सरफेस धीरे धीरे कोट होता चला जाता है विद ऑक्साइड्स या फिर दूसरे कंपाउंड्स के साथ, किसी सॉल्ट के साथ, और धीरे धीरे वो अपना लस्टर लूज कर देता है और कहीं कहीं जगह, जैसे कि हम आयरन की बात करें तो इट एक्चुअली गेट्स कोरोडेड ऑफ, कंज्यूम्ड ऑफ। सो दैट इज व्हाट वी हैव एज द कोरोशन। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन है, चांदी के जो आर्टिकल्स होते हैं दे बिकम ब्लैक, कॉपर और ब्रॉन्ज के ऊपर ग्रीन कोटिंग क्रिएट हो जाती है, ये और एल्यूमिनियम के सरफेस के ऊपर भी एक
एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग हो जाती है, कुछ प्रोटेक्टिव कोटिंग की तरह से हो जाती है, कुछ पील ऑफ हो जाती है। तो दैट इज व्हाट वी हैव एज द एग्जांपल ऑफ कोरोजन। ये आपने कोरोजन तो कई जगह देखा होगा। ये टार्निशिंग ऑफ सिल्वर है, ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स हैं। ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर है, पुराने कॉपर के आर्टिकल्स आपके घर में अगर पड़े हुए हैं कॉपर के या फिर ब्रास के या ब्रॉन्ज के, तो उनके ऊपर एक ग्रीन कोटिंग बन जाती है। चलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात करते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन की। अब आयरन हैज बिकम अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और रस्टिंग ऑफ आयरन हैज बिकम अ वेरी डोमिनेंट फीचर। तो रस्टिंग ऑफ आयरन की अगर बात करते हैं तो यहां पे, अच्छा, रस्टिंग ऑफ आयरन की एक दिक्कत है, यहां पे जो कोटिंग बनती है वो फ्लेकी होती है, तो वो गिरती चली जाती है और नया सरफेस एक्सपोज होता चला जाता है, तो अल्टीमेटली आयरन का एंटायर आर्टिकल इज कंज्यूम्ड। कोरोजन इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। अब जैसे हम अगर आयरन सरफेस की बात करें, तो आयरन सरफेस के ऊपर कहीं पर कोई वाटर ड्रॉप आ जाती है, मॉइस्चर, देखो, अब परफेक्टली ड्राई एटमॉस्फेयर के अंदर रस्टिंग नहीं होती। रस्टिंग होती है आयरन के साथ जब उसके ऊपर कोई मॉइस्चर होता है और मॉइस्चर के अंदर कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व हो जाता है टू गिव इट अ कंडक्शन। प्योर वाटर में रस्टिंग नहीं होगी, ऑक्सीजनेटेड वाटर कंटेनिंग सम डिसॉल्व्ड सॉल्ट, उसमें ही रस्टिंग होती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल वुड बी द सी वाटर। सी वाटर में रस्टिंग बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप हो जाता है बिटवीन आयरन एंड ऑक्सीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर थ्रू द मॉइस्चर, और उससे आयरन ऑक्सीडाइज होता चला जाता है। तो एनोडिक रिएक्शन इज गोइंग टू बी द ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन टू Fe2+। इसका पोटेंशियल है 0.44 वोल्ट, मतलब कि ये एक thermodynamically feasible process है। These electron can flow through the metal to another spot, वहां पे ऑक्सीजन को रिडक्शन हो जाता है, ऑक्सीजन का इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। H+ तो पानी में से अवेलेबल हो जाता है, और कार्बोनिक एसिड बन जाता है, दूसरे एसिडिक ऑक्साइड होता है। जैसे 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 ये कोरोजन होता चला जाता है, कोरोजन और फेवरेबल होता चला जाता है। ये भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, एंड इट एक्चुअली हैज अ पोटेंशियल ऑफ 1.23 वोल्ट्स। अगर कोई कंज्यूम कर सके, यूज कर सके, तो दैट विल बी एन एक्सीलेंट सेल। यू कैन यूज द स्क्रैप आयरन एज मच एज यू वांट एंड गेट द बैटरी वर्किंग। लेकिन आयरन काफी हैवी होता है, तो इसलिए गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक कर दो। हाँ भाई। So that's what we have as the reaction of corrosion. अच्छा खासा पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये Fe2+ जो है फर्दर ऑक्सीडाइज होकर Fe3+ बना देता है, और Fe3+ इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड इज बेसिकली व्हाट वी कॉल एज रस्ट। दैट ब्राउन फ्लेकी थिंग जो पाउडर सा बन जाता है, वो रस्ट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो यहां पर क्योंकि ये फ्लेकी चीज होती है, ये गिरती चली जाती है, तो इसलिए ये रिएक्शन आगे बढ़ता चला जाता है। हाउ डू वी प्रिवेंट कोरोजन? अब कोरोजन प्रिवेंट करने की पूरी इंडस्ट्री है, बस बहुत सारे तरीके से कोरोजन प्रिवेंट किया जा सकता है। अब कौन सा तरीका कहां पर यूज होगा? सीधी सी बात है, कोरोजन होता है बाय इंटरैक्शन विद मॉइस्चर एंड एयर। अगर एयर और मॉइस्चर के साथ इंटरैक्शन ना होने दें तो कोरोजन नहीं होगा। कोई ऐसी कोटिंग कर दे जो खुद अपने आप को सैक्रिफाइस कर ले, तो कोरोजन नहीं होगा। या फिर हम आयरन की जगह कोई और रिएक्टिव मेटल लगा दें जो आयरन के प्रेफरेंस में कोरोड हो जाए, तो भी कोरोजन नहीं होगा। सो एक तरीका है पेंट। अगर हम सरफेस को पेंट या फिर किसी केमिकल से कोट कर दें, तो तब ये सरफेस कांटेक्ट में नहीं आएगा एयर के, और फिर कोरोजन नहीं होगा। ठीक है ना? तो ये कोरोजन प्रिवेंट करने का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वे होता है। देखो, ऑयल से कोरोड, ऑयल लगा दिया,
ये भी उसको एयर के कांटेक्ट से रोक देगा। दैट इज व्हाट वी हैव एज द कोटिंग। अब यहां पे जब ये दूसरी कोटिंग की बात आती है तो वी कैन हैव द मेटेलिक कोटिंग ऑल्सो। अब मेटेलिक कोटिंग के अंदर अगर हम क्रोम प्लेटिंग की बात करते हैं तो क्रोम प्लेटिंग की खासियत ये होती है कि अगर वो स्क्रैच नहीं हुआ तो वो लाइफ लॉन्ग है, लेकिन अगर वो कट गया कहीं से तो अंदर से आयरन कोरोड हो जाता है। बट क्रोम कोटिंग इज क्वाइट हार्ड, इस वजह से वो आसानी से कोरोड भी नहीं होता। दूसरा हमारे पास है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में अगर हम जिंक की बात करते हैं, जो वाटर पाइप्स होते हैं ना वो जीआई पाइप्स कहलाते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स। ठीक है, तो अगर हम गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स की बात करते हैं तो वहां पे जिंक की कोटिंग कर दी जाती है एंड जिंक बिकम्स द सैक्रिफिशियल एनोड, वह सैक्रिफाइस्ड हो जाता है। जिंक लेयर कंज्यूम होता चला जाता है, आयरन प्रोटेक्टेड रह जाता है। जब तक जिंक लेयर कंज्यूम नहीं होगा तब तक आयरन की कोरोजन या रस्टिंग नहीं होगी। हाँ भाई, गैल्वेनाइजेशन इज अप्लाइंग ऑफ कोटिंग ऑफ, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए इसका। परफेक्ट, इट इज द कोटिंग ऑफ जिंक विच इज यूज इन गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, नाउ वी हैव द कैथोडिक प्रोटेक्शन। कैथोडिक प्रोटेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इट इज मोर लाइक सेक्रिफिशियल एनोड। हम एनोड बना देते हैं किसी और रिएक्टिव मेटल को, तो आयरन की प्रेफरेंस में वो मेटल कोरोड होता चला जाता है। जितना आयरन कंज्यूम होना चाहिए उतना वो मेटल कंज्यूम हो जाता है। मोस्ट ऑफन मैग्नीशियम यूज किया जाता है, मैग्नीशियम हल्का है, मच मोर रिएक्टिव देन आयरन है, तो मैग्नीशियम इज यूज्ड फॉर सेक्रिफिशियल एनोड। ठीक है, शिप्स के साथ यूज होता है, उसके अंदर एनोड के ब्लॉक्स लगा दिए जाते हैं अंडर साइड ऑफ द शिप पर। ठीक है, एंड अ रिवर्स सेल इज सेटअप। एनी काइंड ऑफ डाउट्स एनीबॉडी? Sacrificial anode can be of zinc, can be of magnesium. ठीक है ना? आयरन ऑक्सीजन फ्री वाटर में कोरोड नहीं होगा। Iron corrodes more rapidly in salt water because electrochemical potential is higher. Potential nahi, conduction is higher. Corrosion of iron can be minimized by creating contact with other metal with a higher reduction potential, more negative reduction potential, or I would say lower reduction potential. Oxidation potential high hoga. Hydrogen oxygen fuel cell, the cell reaction occurring at cathode is reduction. तो वहां पे ऑक्सीजन रिड्यूस होगा ना, ठीक है ना? ओके, विच इज नॉट द करेक्ट मेथड फॉर प्रिवेंशन ऑफ आयरन फ्रॉम रस्टिंग। जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होना चाहिए। मेकिंग द मीडियम एसिडिक और अल्कलाइन, कैटायन एनाइन डाल के दोनों ही गड़बड़ हो जाएंगे, कंडक्शन हो जाएगी। ये तो कैलकुलेशन हो गया। ये बताइए, व्हेन द आयरन इज रस्टेड व्हाट हैपेंस?
Iron is oxidized. Which are correct statements? I think all the statements are correct, लेकिन all of these का option कहाँ है? Yes, all are correct. And with that, we end the chapter called electrochemistry. आज का सेशन छोटा सा था जिसमें हमने electrochemistry chapter का end खत्म किया. अब आपका काम ये है कि electrochemistry के जितने भी NCERT के क्वेश्चंस है solved and unsolved, उन सबको आप properly लिख कर solve करने वाले हैं. ठीक है? मिलते हैं आपसे कल दोपहर को 12 बजे in the session where we are going to have all the teachers explaining you what to do now once your result is out. 8 बजे we are going to have a session on new chapter called periodic table. ठीक है? हाइड्रोजन इकोनॉमी तो हाइड्रोजन चैप्टर में आएगा बेटा अंजल, और कहां आएगा? ठीक है? ओके देन, बाय बाय, मिलते हैं आपसे कल, और काम करते रहिएगा, डू नॉट स्लैक. बाय बाय, टेक केयर.